हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी को का डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग का ये सेकंड क्लास है। मनी एंड बैंकिंग पार्ट का पहला क्लास मैंने आरआरबीज को लेकर के करा था, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को लेकर के। दूसरा क्लास जो है वो मैं करने जा रहा हूं बैंकिंग रेगुलेशंस, बैंकिंग लेजिस्लेशंस इन इंडिया। बैंक का क्या, ये एक्चुअली मेरे को पहले करना था बट कोई बात नहीं, क्योंकि एक छोटा टॉपिक था आरआरबीज, तो इसलिए मैंने उसको पहले कवर अप किया है। बाद में फिर अभी बैंकिंग लेजिस्लेशंस इन इंडिया को मैं कवर अप करने जा रहा हूं, है ना। सबसे पहली बात, आप लोगों का पहला जो क्लास रहा आरआरबीज को, वो सभी ने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से कमेंट आया, उसके लिए आप लोगों का स्नेह दिल से धन्यवाद, आपका साधुवाद। मैं आगे अगर बात करूं आज के क्लास का, तो आज का क्लास जो आरंभ होता है वो है आपका बैंकिंग लेजिस्लेशंस इन इंडिया, है ना। बैंकिंग लेजिस्लेशंस इन इंडिया मतलब भारत में बैंकिंग का क्या प्रणाली रहा, भारत में बैंकिंग कैसे आया, भारत में बैंकिंग के क्या नियम हैं, क्या एक्ट हैं, कौन से एक्ट में रेगुलेशंस होता है। क्योंकि देखो, सबसे पहले कल भी, उस दिन भी मैंने क्लास में एक बात बताया था, लोगों के मन में अनअवेयरनेस के वजह से ये चीजें स्पष्ट थी कि आपका बैंक में हम पैसा लेके जाएंगे तो बैंक वाला पैसा लेके भाग जाएगा या मेरा पैसा डूब जाएगा। तो इसको सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, इस चीज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार ने समय समय पर बैंकिंग के अधिनियम जो है वो लेते लाए, और जरूरत पड़ने पर उस अधिनियम को उन्होंने चेंज भी किया, अमेंडमेंट भी किया, है ना। तो उसी के बारे में आज का क्लास जो है वो समर्पित है। तो जो अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लाइक नहीं कर रखे हैं, लाइक कर लीजिए क्लास को, ताकि आपको जो है नया, और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए, ताकि जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, जो बैंकिंग रेगुलेशंस पढ़ना चाहते हैं, उनको ये बेनिफिट मिल सके, है ना। तो देखो, सबसे पहला मैं बात करूं अगर, तो द फर्स्ट अटेम्प्ट एट बैंकिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया, बैंकिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया का, भारत में बैंकिंग लेजिस्लेशन का पहली दफा जो मार्केट में आया था, वो उस एक्ट का नाम था द इंडियन कंपनीज एक्ट। देखो, द इंडियन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1936 के तहत बैंक में काम करता था। और इसी एक्ट में 1936 इंडियन कंपनीज एक्ट के एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट के ये में 1936 में कंटेंट किया गया था स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग डिफरेंट कंपनीज होते हैं, उसमें बैंकिंग कंपनीज भी एक पार्ट होते हैं। तो बैंकिंग कंपनीज का स्पेशल प्रोविजन जो है भारत में पहली दफा जो बैंकिंग लेजिस्लेशंस के तहत लाया गया था, मतलब के लिए लाया गया था, वो कब लाया गया था? तो 1936 में लाया गया था। किस एक्ट के तहत लाया गया था? द इंडियन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। एक अनाउंसमेंट आप सभी को मैं फिर से कर दूं, टेस्ट सीरीज जो है पीजीटी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सीनियर ऑडिटर एग्जाम, जो कंपटीशन एग्जाम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लिया जा रहा है, उसका टेस्ट सीरीज आरंभ कर दिया गया है। तो उससे जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन जो है वो टेस्ट सीरीज में पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश पैटर्न के दोनों क्वेश्चन रहेंगे, आंसर की अवेलेबल रहेगा, ताकि आप अपने आप को आकलन कर सके कि हमारा तैयारी जो है वो कहां चल रहा है ना। तो जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस लिंक से आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक बात बता दूं, बैंकिंग रेगुलेशन, जो बैंकिंग का जो रेगुलेशंस हुआ है ना, बैंकिंग का जो रेगुलेशंस हुआ या जो कंट्रोल होता था, उसका क्या नाम था? इनिशियल में मैं बता रहा हूं, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1940 था, 1949 था। क्या नाम था बताना? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949।
बाद में यही एक्ट जो है रीनेम कर दिया गया और लाया गया क्या, दी बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। मतलब इनिशियल में अगर हम बात करें तो इनिशियल में जो है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 था, बाद में उसी को चेंज कर दिया गया और नाम क्या लाया गया, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट नाम लाया गया। क्या नाम लाया गया, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट नाम लाया गया। इसके आगे हम देखेंगे, इस एक्ट में बेसिकली जो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 था, इस एक्ट में मेजर दो अमेंडमेंट हुए। तो उस अमेंडमेंट में क्या क्या था, तो पहला अमेंडमेंट था बैंकों का नेशनलाइजेशन करना, राष्ट्रीयकरण करना, है ना, बैंक्स का राष्ट्रीयकरण। तो बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ये 2 दफा में किया गया और वो किसके अंदर किया गया, तो दी बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970, और दूसरा किया गया दी बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 1980। देखो 10 साल के बाद, पहला तो आपका 1970 में, दूसरा 1980 में, है ना। तो सीधा सा बात है, पहला अमेंडमेंट किया गया था नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण करना बैंक का। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो किसके अंडर किया गया, द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशंस एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 के तहत किया गया। और 1970 में जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो टोटल आपका 14 बैंक को जो है नेशनलाइज किया गया, और आपका जो 1980 में किया गया था 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह मेजर अमेंडमेंट था। दूसरा मेजर अमेंडमेंट जो किया गया उसका नाम दिया गया द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1983 विच अमेंड्स द फॉलोइंग बैंकिंग लेजिस्लेशन। 1983 में बहुत सारे बैंकिंग लेजिस्लेशंस के जो एक्ट, पुराने एक्ट बने हुए थे उसमें चेंज किया गया। और वो कौन कौन सा एक्ट था, तो सबसे पहले बैंकिंग बुक एविडेंस एक्ट 1891 में कुछ अल्टरेशन किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी अल्टरेशन किया गया। बैंकिंग रेगुलेशन 49 में भी एक्ट रेगुलेशंस किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 1955। तो ये सब जो मैं बता रहा हूं ये सब क्या है, तो ये सब याद रखने वाला चीज है कि आपका बैंकिंग रेगुलेशंस कौन सा ईयर में बना था, 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से ईयर के एक्ट में आता है, तो 1934 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट क्या है, 1955। बैंकिंग बुक ऑफ एविडेंस एक्ट का क्या है, तो 1891। तो ये सारे चीजें जो है आपको याद रखने वाला चीज है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है। अच्छा, अब बेसिक बात जो है, यहां तक तो हो गया हिस्टोरिकल बात। 1949 जो कि आपका बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट है, इस एक्ट में बोला क्या गया था वो देखो। इस एक्ट का सबसे पहले, जैसे एक बात बताइए, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल्ड पार्ट किए गए, बंटवारे किए गए। एक्ट कभी भी जब कोई एक्ट बनता है ना, कभी भी जब भी कोई एक्ट बनेगा तो हमेशा याद रखना वो एक्ट जो है उसको ना पार्टीशन में बांट दिया जाता है कि भैया तेरा पार्ट जो है 1 में सेक्शन इतना से लेकर के इतना तक एक पार्ट 2 में सेक्शन इतना से लेकर के इतना तक एक पार्ट 3 में इस टाइप से। तो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को 5 डिफरेंट पार्ट में बांटा गया, 5 अलग अलग पार्ट में बांटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अलग अलग पार्ट में बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 को बांटा गया। पहला बांटा गया पार्ट 1। पार्ट 1 जो होता है कोई भी एक्ट का वो प्रिलिमिनरी एक्ट कहलाता है। मतलब उसमें एक्ट के नाम रहेंगे, सेक्शंस, डेफिनेशंस का पार्ट रहेगा, ये सब रहता है। तो इसीलिए पार्ट 1 जो है उसको नाम दिया जाता है प्रिलिमिनरी। और प्रिलिमिनरी जो है वो कौन से सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5A तक में कवर किया गया है।
तो बेसिकली हमने क्या बोला, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को कितने पार्ट में बांटे गए, तो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को 5 पार्ट में बांटे गए। पहला पार्ट क्या है, पार्ट 1, जो क्या था आपका प्रिलिमिनरी, जिसमें क्या था आपका सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5A तक में बांटा गया। अभी ये हमसे प्रारूप तैयार कर रहे हैं, बाद में फिर इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे 1 बाय 1 करके। दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 2 जो है इसको आपको 3-4 पार्ट में बांटा गया। पहला 2, 2A, 2B और 2C, है ना। तो ये सब 2 का ही पार्ट है। 2 में जो है बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनी किस प्रकार से बिजनेस करती है, उसका बिजनेस का क्या प्रारूप है, ये चीज दिखाया सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 36A तक में। और ये है आपका 2 में। 2A में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये भी आपका सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 36A तक का है, ठीक है ना। दोनों का सेक्शन सेम है, बस डिफरेंस ये है कि ये 2 में है और ये पार्ट 1 में है। तो कुछ कुछ अलग अलग है, जैसे जरूरी नहीं कि यहाँ पे सारे के सारे सेक्शन कवर अप किए जाएंगे, ठीक है ना। कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा। वो मेरे को क्या था ना कि लिखने में बड़ा आसानी था, इसी वजह से मैंने ऐसा लिखा है। नेक्स्ट है सेक्शन 2B, प्रोहिबिशंस ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन रिलेशंस टू बैंकिंग कंपनी। देखो, बैंकिंग कंपनी के पास जो है बहुत सारे पावर होते हैं बैंकिंग कंपनीज के पास, तो जरूरी ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा 100% यूनिटरी पावर्स होगा उसके पास। वो कुछ ना कुछ ऐसे भी पावर होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है, जो प्रोहिबिटेड रहता है। मतलब वो पावर बैंक जो है वेस्टेड नहीं कर सकता है, बैंक उसके खिलाफ में बैंक उसके फेवर में कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। तो वो कौन से एक्टिविटीज हैं, कौन से क्रियाकलाप हैं जिसको बैंक फुलफिल नहीं कर सकता है, ये चीज दिया हुआ है पार्ट 2B में, जो सेक्शन 36AD का पार्ट है। सेक्शन 2C में एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज इन सर्टेन केसेस, मतलब यहां पे अगर कोई बैंकिंग कंपनी दूसरे अंडरटेकिंग कंपनी को अगर एक्वायर करता है या फिर परचेस करता है, तो उसका क्या कार्यकलाप है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो चीज हम लोग देखेंगे 2C में, है ना। वो चीज हम लोग देखेंगे 2C में। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं इसके तुरंत बाद पार्ट 2 का थर्ड केस। तो देखो, पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 कंप्लीट। अब हम लोग क्या चीज में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। तो पार्ट 3 का 3 पार्ट है, एक थर्ड A और थर्ड B। थर्ड A जो है सस्पेंशंस ऑफ बिजनेस एंड वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज को बंद करने का क्या प्रक्रिया है, वो चीज दिखाता है, और वो है सेक्शन 36 से लेकर के 45। देखो, कुछ कुछ ओवरलैपिंग हुआ है, जैसे यहां पे सेक्शन 36 दिख रहा है, यहां पे भी 36A है, 36A, तो कुछ कुछ ओवरलैपिंग हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ एक्ट जो है वो दोनों में कॉमन है ना। तो इस वजह से जो है हमने ये किया है। अच्छा, तो कंपनीज को, जो बैंकिंग कंपनीज है, वाइंडिंग अप कहने का मतलब होता है बंद करना, खत्म करना, डिसॉल्व करना। तो हाउ टू डिसॉल्व, हाउ टू वाइंडिंग अप आवर बैंकिंग कंपनीज, ये हम लोगों को देखना है पार्ट 3 में, है ना। फिर पार्ट 3A का है स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग, मतलब बहुत जल्दी एकदम स्पीड में, ठीक है ना। स्पीडी डिसीजन क्या है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ वाइंडिंग अप। जैसे वाइंडिंग अप तो हो गया, अब उसको हम डिस्पोज कैसे करेंगे, वो कंपनी को खत्म कैसे करेंगे, ठीक है, उसका एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या होगा, ये 3A में दे रखा है। और 3B में जो है वो प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन ऑपरेशंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, इसका कुछ प्रोविजंस है ऑपरेशंस का, वो हम लोग को देखना। मतलब थर्ड जो है वो बेसिकली वाइंडिंग अप से रिलेटेड है। क्लियर है। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, मैं बार बार बता रहा हूं, डायरेक्ट, जैसे बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट का एक साइड में कॉलम दे रखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, ठीक ना। दूसरे साइड में कॉलम में नाम दे रखा है, आपको मैच करने के लिए बोलेगा, ठीक है। या फिर ऊपर में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, लिखा रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, और कुछ कुछ सेंटेंस लिखा रहेगा कि अंडर पार्ट 2 ऑफ एक्ट ये इस टाइप से, है ना। नेक्स्ट है आपका 4 में
मिसलेनियस और भी जितने भी पार्ट है वो 4 में चले जाएंगे, और 5 में जो है वो एप्लीकेबल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, पांचवा जो है स्पेशल किसके लिए है, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। क्लियर है? तो 5 पार्ट हमने बता दिया। पहला पार्ट प्रिलिमिनरी, दूसरा पार्ट बैंक को कैसे कंट्रोल किया जाए, बैंक को कैसे रेगुलेट किया जाए, तीसरा पार्ट बैंक को कैसे बंद किया जाए, चौथा पार्ट मिसलेनियस का, और पांचवा पार्ट जो है वो है कोऑपरेटिव बैंक का स्पेशल पार्ट। क्लियर है? तो ये लगभग जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि 15 मिनट के क्लास में हमने कितना ज्यादा चीज सीखा है ना। तो ये अभी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, मैं इसके दूसरे पार्ट में अभी ही आ रहा हूं, ठीक ना। इसको मिटा रहा हूं, इसको तब तक आप लोग लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी। वीडियो को पॉज करके लिखिए, है ना। और क्लास अगर बेनिफिशियरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और जो भी अगर कोई त्रुटियां आती है, कोई डाउट होता है या कुछ और भी एक्सप्लेनेशन, तो आप सजेशन भी डालिए कमेंट सेक्शन में, हम उसका वेट करेंगे, है ना। तो लिखिए इसको, मैं इसके बाद लिखता हूं, वीडियो पॉज करके लिखेंगे। चलिए, तो वो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया होगा, है ना, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। अब दूसरा पार्ट में हम आते हैं, डेफिनेशंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज 1949 के तहत, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत बैंकिंग कंपनीज को कैसे कैसे डिफाइन किया, वो चलिए देखते हैं हम लोग। तो एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, एक्सेप्ट करना, है ना, पर्पस ऑफ किसके लिए, लैंड के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, आम जनता से पैसा लेना, रिसीव करना या आम जनता को पैसा देना, है ना, रिपेबल ऑन डिमांड, और उसका पेमेंट जो उसके डिमांड के अनुसार, या विथड्रॉल बाय चेक, वो चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू और अदरवाइज के थ्रू। तो इसी को हम लोग क्या बोले, बैंकिंग कंपनीज बोले, है ना, जो बेसिकली लेन देन करे, पैसे का ट्रांसफरिंग करे, है ना। तो बैंकिंग कंपनीज का डेफिनेशंस का पार्ट है। या तो दूसरा लैंग्वेज में उसी एक्ट में ये भी बोला, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी जो ट्रांजैक्ट करता है बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, है ना, तो वो भी आपका बैंकिंग कंपनी। जो भी कंपनी है, कोई भी कंपनी जो ट्रांजैक्ट करता है बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग में बिजनेस करने का, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब एक बात बता रहा हूं, बैंकिंग कंपनी बार बार चर्चा कर रहा हूं। तो बैंकिंग कंपनीज बनने के लिए या बनाने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होगी। तो पूंजी कितना आवश्यकता होगा, पहला चीज तो मैं बता दूं कि हमारा ग्लोबलाइजेशन है, तो बाहर के भी लोग आकर के यहां पे काम करेंगे बैंकिंग कंपनी, जिसको हम फॉरेन बैंक के नाम से जानेंगे, या जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है विद इन द इंडिया, जिसको हम इंडियन बैंकिंग कंपनीज के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग है। तो देखो ध्यान से समझोगे, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पूंजी की कितनी आवश्यकता है बैंक को बनाने के लिए। तो अगर हम देखें, सबसे पहले आइदर कंपनी आपको इंडियन कंपनीज हो, इंडियन बैंकिंग कंपनीज हो, या तो फॉरेन कंपनीज बैंकिंग हो, कोई भी कंपनी हो, तो उसमें सीधा सा एक कॉन्सेप्ट आप अवश्य देखेंगे कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो ऑथोराइज्ड कैपिटल का एटलीस्ट 50% होना चाहिए। मान लेते हैं अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख से आपने बैंक स्टार्ट किया है, तो आपका एटलीस्ट कम से कम 25 लाख जो है वो आपका 25 लाख, आधा पैसा जो है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल होनी चाहिए, है ना। सब्सक्राइब कैपिटल 25 लाख होने चाहिए। या फिर इसके आगे और एक नियम है, पेड अप कैपिटल जो है इस सब्सक्राइब्ड का आधा होना चाहिए। मतलब अगर आपका सब्सक्राइब्ड जो है वो अगर आपका 25 लाख आ गया, तो कम से कम 12.5 लाख रुपया जो है पेड अप कैपिटल होना चाहिए। इधर ये आपका इंडियन कंपनीज हो, या फिर आइदर वो इंडियन बैंकिंग कंपनीज हो, या फिर आइदर वो आपका फॉरेन कंपनीज हो, दोनों में से कोई भी कंपनी हो, तो ये कंडीशन को पूरा करना चाहिए, है ना। अब आ जाते हैं फॉरेन कंपनी, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक के लिए बोला जाता है कि वैसी बैंक जो विदेशी बैंक है, वो बैंक को इंडिया में बिजनेस करने के लिए कम से कम अपना
15 लाख का कैपिटल से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये 15 लाख क्या होगा, कौन सा कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल या पेड अप कैपिटल, नहीं, तो ये होगा आपका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, है ना। तो पेड अप कैपिटल और रिजर्व मिला करके जो फॉरेन बैंक होते हैं उसको कम से कम 15 लाख की आवश्यकता होती है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। क्लियर है? अच्छा, लेकिन यही फॉरेन बैंक अगर कोलकाता और मुंबई में इसका बिजनेस है, मतलब फॉरेन बैंक ने सेटअप किया है अपना बिजनेस कोलकाता या मुंबई में, तो ये 15 लाख रुपया बढ़ करके हो जाता है 20 लाख। बस इतना ही फर्क है। मतलब भारत के कोई भी कोना में व्यवसाय करो विदेशी बैंक तो 15 लाख लगेगा, लेकिन यदि आपने मुंबई और कोलकाता में बिजनेस अपना स्टार्ट करा है तो आपको 20 लाख रुपया पेड अप और रिजर्व कैपिटल आपको चुकाने पड़ेंगे कम से कम। ज्यादा तो 15-20 लाख तो आज के डेट में कुछ नहीं है, ठीक ना। आज के डेट में एक छोटा सा व्यक्ति के पास 15-20 लाख रहता है, लेकिन वो एक टाइम का एक मिनिमम कॉरम था जो आज भी हम लोगों का उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। दूसरी बात, इसके अलावे फॉरेन बैंक जो है आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो भी वो पूरे साल भर में कमाया, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, है ना, तो पूरे कैलेंडर ईयर में उसने जो भी पैसे कमाए, जितने भी पैसे कमाए, उस पैसे का 20% जो है वो आपका आरबीआई को क्या करेगा, जमा करेगा। ये किसके लिए ये नियम था, फॉरेन बैंक के लिए था। ये नियम किसके लिए था, फॉरेन बैंक के लिए था। आई बात समझ। और ये कहां पे है, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 में ये सारे नियम दिए गए हैं। अच्छा, इंडियन बैंकिंग कंपनीज लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका भारतीय बैंकिंग कंपनीज है ना, भारतीय बैंकिंग कंपनीज है, तो इसके लिए बोला गया कि भैया पेड अप कैपिटल तुमको कम से कम 5 लाख रखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय लोग हैं तो यहाँ के अपने लोगों को कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। कहा ये फॉरेन के लिए 15 लाख और आपके लिए कितना नियम कानून बनाए गए, 5 लाख का बनाया गया, है ना। लेकिन यही अगर भारतीय बैंकिंग कंपनी एक राज्य से ज्यादा जगह अगर वो अपना बिजनेस फैला रखा है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया वो एक जगह से विभिन्न राज्य में अपना बिजनेस फैला रखा है, तो वैसे बैंक को कम से कम 10 लाख का पेड अप कैपिटल या रिजर्व की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में। जैसे एक कोई भी बैंक है जो भारतीय बैंक है, जो भारतीय रेगुलेशन 1949 मतलब जो इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसको बनाया गया है भारत में, तो वैसी बैंक अगर एक राज्य से दूसरे राज्य या 2 से अधिक राज्य में कार्य करती है, मोर देन 1 स्टेट में वो कार्य करती है, अपना बिजनेस करती है, तो उसको मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना चाहिए, 10 लाख रुपया जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, यदि कोई बैंक सिर्फ एक ही राज्य में काम करती है, एक ही सिटी में काम करती है, और वो सिटी आपका मुंबई है या तो वो सिटी जो है वो आपका कोलकाता है, तो भी आपको 10 लाख चाहिए। मतलब सीधा सा समझोगे, कोई भी बैंक एक राज्य से अनेक राज्य में अगर अपना व्यवसाय फैलाती है, या कोई भी बैंक अपना उसका बिजनेस मुंबई में या कोलकाता में चलता है, तो उसको 10 लाख पेड अप कैपिटल और रिजर्व कम से कम चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और इसके अलावे अगर कोई केस आता है तो उस केस में 5 लाख रुपया ही सफिशिएंट है। आई बात समझ में। चलिए, रिजर्व फंड इसके अलावे जो है, ये बैंक को तो 20% जो है अपना देना है प्रॉफिट, इसके अलावे जो है रिजर्व फंड जो है वो लगता है। तो रिजर्व फंड जो है किसके लिए, बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विद इन इंडिया। क्यों, क्योंकि फॉरेन वाला के लिए तो मैंने बता दिया 20% ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट कमाएगा उसका 20%। इसका भी वही कहानी है, इसका भी कोई नया कहानी नहीं है। ये क्रिएट करता है रिजर्व फंड एंड टू ट्रांसफर टू सच फंड। पहले तो रिजर्व फंड क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं, या फिर और भी रिजर्व के नाम से जानते हैं, डिफरेंट रिजर्व के नाम से जानते हैं। और वो रिजर्व फंड का अपना जो है
20% प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करना है इसको रिजर्व फंड में, और ये 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये नहीं कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद का जो 20 प्रॉफिट है वो नहीं, क्योंकि उससे प्रॉफिट कम हो जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद तो प्रॉफिट कम हो जाता है ना, तो आपका रिजर्व भी कम हो जाएगा। तो इसलिए बैंक ने यहां पे थोड़ा चालाकी ये किया था, बरता था और बोला था क्या कि 20%, ताकि कल के डेट में कोई भी इन्वेस्टर का पैसा ना डूब सके, और यदि कोई इन्वेस्टर का पैसा डूबता है तो ये रिजर्व फंड से हम पैसा उसका यूटिलाइज करके उसको पेमेंट करेंगे, है ना। तो ये बातें यहां पे कर रखा था। अच्छा, इसी में कैश रिजर्व है, कैश रिजर्व है कि कैश के फॉर्म में क्या बोलता है, एवरी शेड्यूल्ड बैंक, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है, इज रिक्वायर्ड टू कीप कम से कम 3% ऑफ टोटल ऑफ इट्स, किसका, ऑफ इट्स टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज या फिर डिमांड लाइबिलिटीज विथ द आरबीआई एज कैश रिजर्व विच इज इंटरेस्ट फ्री। जो कैश रिजर्व जो है वो आरबीआई को जमा करना है, आरबीआई के पास जमा करना है, और वो कैश रिजर्व जो है इंटरेस्ट फ्री कैश रिजर्व होगा, और वो एटलीस्ट आपका टाइम लाइबिलिटीज या डिमांड लाइबिलिटीज का 3% होगा, है ना। तो टाइम लाइबिलिटीज क्या होता है, डिमांड लाइबिलिटीज क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन ये आपके लिए है। टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, इसी में कैश रिजर्व में आपने देखा होगा कि कैश रिजर्व रेशियो है सर, एसएलआर होता है सर इस टाइप से। तो एसएलआर तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स, तो वो मैं अभी आगे करने वाला हूं, ठीक ना। सीआरआर जो है कोई भी बैंक का बोलता है कि कम से कम 15% जो है अप टू, मतलब अप टू 15% बोले तो मैक्सिमम 15% तक सीआरआर आप क्रिएट करना है। ये बोल रखा है अप टू 15%, मतलब नॉट मोर देन 15%, 15% से कम। तो अब कम बोला है तो इसका मतलब कोई बैंक 7.5%, कोई 7%, कोई 9%, और ये समय समय पर चेंज होते रहता है, ठीक है ना। और ये अप टू वाला जो है अभी केस अमेंडमेंट नहीं हुआ, अगर 15% से ज्यादा का होगा तो ये इट में पॉसिबल कि 1949 को फिर से अमेंड करेगा, है ना। तो अभी तक जो है, अभी तक जो मैंने बातें बताया इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, नोट डाउन करेंगे। इसके बाद मैं आऊंगा अभी स्टैट्यूटरी लिक्विड एसेट्स पे, है ना। तो तब तक के लिए इसको नोट डाउन करेंगे वीडियो पॉज करके। चलिए, तो हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने आपको लास्ट बात जो है कैश रिजर्व का बताया था। 5वां पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स। क्या है लिक्विड एसेट्स, वो देखो। लिक्विड एसेट्स बोलता है द एक्ट रिक्वायर्स एवरी बैंक, हर एक बैंक मतलब शेड्यूल्ड हो या नॉन शेड्यूल्ड हो चलेगा, मेंटेन इन कैश। क्या चीज मेंटेन करेगा, कैश मेंटेन करेगा, गोल्ड मेंटेन करेगा, या अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज मेंटेन करेगा, मतलब शेयर्स मेंटेन करेगा। नॉट लेस देन 25% ऑफ इट्स डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इन इंडिया, मतलब 25% से कम नहीं होने चाहिए, 25% से कम नहीं होने चाहिए। इसी में बोलता है आरबीआई जो है इंपावर्ड करता है एसएलआर मेंटेन करने का, जो कि 40% है। बाद में इसको फिक्स किया गया 4 अप्रैल 1992 को, 4 अप्रैल 1992 को फिक्स किया गया 30%। और ये अब जो है समय समय पर एसएलआर भी जो है वो चेंज होते रहते हैं। देखो एक बात बता देता हूं, जैसे जैसे भारत का इकोनॉमी को रिक्वायर होता है पैसे का, वैसे वैसे ये लोग अपना अमेंडमेंट जो है वो करते रहता है ना। अब आ जाते हैं मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स इन इंडिया, मतलब कोई भी बैंकिंग कंपनीज जो है, बैंकिंग कंपनीज को एसेट्स मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट होता है। तो जब एसेट्स मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट होता है तो कितना होना चाहिए, एसेट्स इक्विवेलेंट टू नॉट लेस देन 75% ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। बार बार एक वर्ड आ रहा है टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, और मैं बार बार यही बात बता रहा हूं, ये आपके लिए है ना। आप इसको सर्च करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में इसको डालेंगे ताकि मेरे को भी समझ में आए कि आप पढ़ रहे हैं, है ना। ये 75% से कम नहीं होने चाहिए कोई भी बैंक का कोई एसेट्स। अब एसेट्स क्या है, वो आपको लोन दिया बैंक के लिए, वो क्या हुआ, एसेट्स कहलाया, है ना। क्लोज द बिजनेस,
वो अपना बिजनेस को क्लोज करता है, ये कब का 75% क्या पूरे साल भर नहीं, ये हर एक साल भर में 4 बार बंद देखता है, एवरी क्वार्टर। और कब? एवरी क्वार्टर के लास्ट फ्राइडे को। ये चीज नियम बनाया गया बैंक में, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में, कि प्रत्येक शुक्रवार को, सॉरी मैंने रविवार बोल दिया, प्रत्येक शुक्रवार अंतिम क्वार्टर के अंतिम, जैसे मार्च का अंतिम हो गया, उसके बाद आपका एक अंतिम हो गया, मार्च अप्रैल मई जून हो गया, एक अक्टूबर हो गया, तो दिसंबर हो गया। तो इस टाइप से जो क्वार्टर, अंतिम क्वार्टर होते हैं, उसके जो अंतिम सप्ताह के जो अंतिम शुक्रवार होते हैं, वहां पे ये वैल्यूएशन करके उसको दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरे पास 75% से ज्यादा असेट्स है ना। अच्छा, ये तो हो गया आपका 5वां पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स कितना मेंटेन करना है और आपका नॉर्मल एसेट्स कितना मेंटेन करना है। बैंकिंग के कुछ प्रोहिबिशंस हैं कि ये काम बैंकिंग कभी नहीं कर सकता है ना। बैंक जो है, जैसे पहला, बैंक जो है कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रेडिंग एक्टिविटीज में या अंडरटेकिंग ऑफ ट्रेड रिस्क पे इंगेज नहीं हो सकता है ना। ये कार्य बैंक कभी नहीं कर सकता है, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं जुड़ सकता है। दूसरा, होल्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कभी भी जैसे आप कभी लोन लेने जाओ तो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, वो क्या करता है, उसका डॉक्यूमेंट को रखता है, आप उसमें रहो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। होल्ड नहीं करता, हाँ उसको वो जब्त करता है बाद में, लेकिन उसको भी जब्त करने के बाद होल्ड नहीं करता, वो तुरंत उसको सेल आउट करता है। आई बात समझ में? तो कभी भी बैंक जो है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड करने का पावर बैंक के पास नहीं है। ये बैंकिंग कंपनीज अपना सब्सिडियरी कंपनी कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता है। जैसे कोई भी कंपनी अपना सब्सिडियरी क्रिएट करता है, बैंक कभी भी ये कार्य नहीं कर सकता है। क्लियर? कैन नॉट होल्ड, ये आपका किसी भी कंपनी का 30% से ज्यादा शेयर्स को ये होल्ड नहीं कर सकता। ये नहीं कि कोई कंपनी को हम खरीद लिए या कोई कंपनी का 75% शेयर्स खरीद लिए, 40% खरीद लिए, नहीं, ये मैक्सिमम 30%, नॉट एक्सीडिंग 30%, है ना। अच्छा, ये जो है अपना ही सिक्योरिटीज, जैसे मान ले तो बैंक ऑफ इंडिया में का शेयर है, शेयर्स हमने बैंक ऑफ इंडिया का खरीद लिया, अब मैं वही शेयर्स को बैंक ऑफ इंडिया का मॉर्गेज दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि भैया मेरे को लोन दो, तो ये कार्य भी बैंक कभी नहीं करेगा। इट कैन नॉट ग्रांट एनी लोन और एडवांस ऑन सिक्योरिटीज ऑफ इट्स ऑन शेयर्स, अपना ही शेयर्स को गिरवी में रख करके, अपना ही शेयर्स को गिरवी में रख करके वो हमको लोन भी प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये कैन नॉट क्रिएट चार्ज अपॉन अनपेड कैपिटल, अगर कोई अनपेड कैपिटल है तो उसके अगेंस्ट में वो कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं लेगा, कोई चार्ज नहीं करेगा, है ना। पेमेंट ऑफ डिविडेंड अंटिल ऑल ऑफ इट्स कैपिटलाइज एक्सपेंस, ये पेमेंट तभी करेगा डिविडेंड का जब आप पूरा का पूरा कैपिटलाइज एक्सपेंसेस जो है आपने कंप्लीटली ऑफ कर दिया है। जब तक कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस आप पूरा का पूर्णतः आप खत्म नहीं करते हैं, तब तक आपको ये डिविडेंड नहीं देगा, है ना। नेक्स्ट, अच्छा, डायरेक्टर्स जो होते हैं आपके बैंक ऑफ इंडिया के या कोई भी बैंक के, वो आपका 8 साल से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका चेयरमैन है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है तो ये 8 पीरियड को एक्सीड कर सकता है। मतलब कोई भी डायरेक्टर 8 पीरियड से ज्यादा तक एक ही बैंक का डायरेक्टर नहीं हो सकता, बशर्ते वो उस बैंक का चेयरमैन नहीं होना चाहिए या होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो चेयरमैन है या होल टाइम डायरेक्टर है ना, होल टाइम डायरेक्टर है तो 8 साल से ज्यादा समय तक वो कंटिन्यू कर सकता है ना। नेक्स्ट है वैलेंस डेमोन्स्ट्रेशंस बाय बैंक एम्प्लॉइज और बाय एनी अदर विद इन द प्राइम। देखो, बैंक के अंदर में एम्प्लॉइज या किसी भी के द्वारा कोई वैलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं करने हैं, ये बैंकिंग का एक रेगुलेशंस है। अच्छा, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 में
पावर ऑफ रिजर्व बैंक के भी बारे में बोल रखा है, तो हम उसको यहां पे नहीं पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे आपका किस चीज में, हम पढ़ेंगे आरबीआई में, जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल अगर आपको पसंद आया, क्लास समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लाइक बटन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।